सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 9 दिसंबर 2018 का जो सीटेट का प्राइमरी लेवल पे जो पेपर हुआ था उसका जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेक्शन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन और क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ जो है सॉल्यूशन के बारे में यानी कि जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी हम साथ में जानते चलेंगे। तो आप भी जो है साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलिए जिससे कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बात करें ऑप्शंस की तो पहला हमारा है कि आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे जो है संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा है कक्षा में शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तीसरा है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। या चौथा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए भी पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर सही होगा पहला ऑप्शन हमारा। कि बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, किसी भी शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्यचर्या में जो है वो कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाए कि कक्षा के सभी जो छात्र हैं वो अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए जो है वो स्वतंत्र हो, यानी कि ईजिली तरीके से कह सकते हैं वो पूछ लें, किसी भी प्रकार की झिझक उनके अंतर्गत ना आए। तो ये जो है वो बच्चों में अधिगम यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसको और अधिक सुगम बनाता है। अतः एक शिक्षक की भूमिका तब अधिक महत्व रखती है जब उपयुक्त वातावरण में जो बच्चे हैं वो संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो हमारा उत्तर जो है वो पहला सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा जो है वो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो 4 टाइप दे रखे हैं शिक्षा के, तो 4 टाइप दे रखे हैं कक्षा समृद्ध शिक्षा से रिलेटेड। तो कौन सा जो है वो सबसे समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है वो हमें बताना है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली शिक्षा। दूसरा हमारा है कि वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री जो है वो लंबे समय तक चलती रहे। तीसरा है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी सेल्फ में रखे हों जो दिन समय प्राप्त किया जा सके। और चौथा लास्ट है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। उत्तर हमारा तीसरा इसमें सही होगा कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी सेल्फ में रखे हों जो दिन समय प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अधिगम यानी कि सीखने के समय जो छात्र होते हैं वो उचित प्रकार से जो है उस समय अधिक अधिगम यानी कि सीखना करते हैं जब छात्रों को जो है वो कक्षा के अंदर जो है वो स्वतंत्र गतिविधि वाले स्थान प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के जो स्थान होते हैं उस पर जब छात्र एक साथ इन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। इन सभी क्रियाओं के अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के साहित्य को जो है वो खुली अलमारी यानी कि सेल्फ में अगर रखकर उपलब्ध कराया जाए तो अधिगम यानी कि सीखने कार्य अधिक जो है वो सुगमता यानी कि आसानी से जो है वो किया जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका की बात की जा रही है। तो पहला हमारा है पॉइंट कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। दूसरा है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भित सामग्री में से एक है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि वे एक राज्य या राष्ट्र में जो है वो अधिगम में एक रूपता बनाए रखती है। या चौथा हमारा पॉइंट है कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर हमारा जो है इसका पहला ही पॉइंट हो जाएगा कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका होती है वो अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है जो कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को जो है वो सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनकी पाठ्य पुस्तक जो होती है उसमें कहानी और रंगीन चित्र जो है उन्हें रोचकता प्रदान करती है, आपने भी देखा होगा, जिससे जो है बच्चे उनसे आकर्षित होकर अधिक तीव्र रूप से सीखते हैं।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने जो है अपनी समझ डैश से प्राप्त की थी। तो किससे प्राप्त की थी? इन्होंने जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या मानवतावाद, या व्यवहारवाद, या रचनावाद। तो सही उत्तर होगा हमारा रचनावाद। बात करें रचनावाद के बारे में तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ जो है वो रचनावाद से प्राप्त की थी। रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत होता है जो ये बताता है कि बच्चों का अधिगम यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होता है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभवों पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में जो है वो अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाता है। तो ये जो है हो गया रचनावाद के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन है हमारे पास कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, दूसरा है कि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, तीसरा है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, और चौथा है कि वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला हमारा कि वे शिक्षक से जो है वो स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी छात्र के अंदर होगी, जितने ज़्यादा वो प्रश्न पूछेगा उतना ही जो है उसका ज्ञान जो है वो विकसित होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में जो है वो अधिगम में सुधार यानी कि सीखने में सुधार करने के लिए सबसे अधिक जो है वो उपयुक्त है। तो इसमें जो है 4 पॉइंट हमारे। पहला है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में जो है वो मदद करनी चाहिए। दूसरा है कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तीसरा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके जो है वो विषय की व्याख्या करनी चाहिए। या चौथा है कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा पहला हमारा कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में जो है वो मदद करनी चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, या बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, या चुप्पी साधे रहने के लिए, या शिक्षकों को निर्देश देने में। तो साफ साफ आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए जो है वो अनुशासन अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो पहला हमारा है कि पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य जो है वो पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जो है वो जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है। और चौथा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा हमारा दूसरा पॉइंट कि विकास के कुछ पहलू जो है वो आनुवांशिकता और कुछ जो अन्य है वो पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का बच्चों के विकास में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? 4 ऑप्शन है हमारे पास। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास जो है वो गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे जो है वो अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, या निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकास जो है वो गुणात्मक चरणों में होता है। बात करें इसके बारे में तो पियाजे जो है उन्होंने स्विट्जरलैंड के रचनावादी जो है ये मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक जो विकास सिद्धांत था वो मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत था। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को जो है वो विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसके अनुसार जो है वो बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप जो है वो विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता और उसके साथ साथ परिमार्जित होता रहता है। अर्थात बच्चे अपने जो है वो अपने पर्यावरण पर जो है वो क्रिया करते हैं तथा अपनी दुनिया के विषय में जो है वो ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, या अहम्यता। तो उत्तर हमारा होगा दूसरा, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को जो है वो 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था, जिसमें से दूसरी जो अवस्था थी वो हमारी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उस तक होती थी। यानी कि इस
जो एज है उसके बीच के जो बच्चे हैं उनको रखा जाता था। इस अवस्था में बालक जो है वो स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर जो है वो दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता था। ये खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी जो है वो अधिकाधिक बढ़ाता था। धीरे धीरे जो है वो प्रतीकों को ग्रहण करता था, किंतु किसी भी कार्य के संबंध में तथा तार्किक चिंतन के प्रति जो है वो अनभिज्ञ रहता था। तो ये हो गया हमारा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, जो कि पूर्व संक्रियात्मक विचार के अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या होगा इसकी जगह? वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, या वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या जो है समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो सही उत्तर होगा हमारा 4, या समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? पहला हमारा कि निम्नलिखित तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। दूसरा है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तीसरा है सही जवाब क्या है। और चौथा है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है हमारा पहला वाक्य। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न को विभिन्न तरीकों से हल करने को कहा जाता है तो उन्हें वो गंभीरता से सोचने के लिए आमंत्रित या कह सकते हैं मजबूर करता है। तो यही हमारा जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग या करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण या रैंकिंग, और चौथा है कि व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना या छात्रों की लेबलिंग करना। तो उत्तर हमारा सही होगा दूसरा, करके सीखना। करके सीखना हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अनुभवों पर आधारित सीखना, यानी कि करके सीखना जो है सबसे उत्तम विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का जो है वो माना जाता है। तो करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। 4 ऑप्शन में हमारे पास। पहला है हमारा कि जीवन सच्चा शिक्षक है। दूसरा है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तीसरा है हमारा स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। और चौथा है हमारा कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए। सही उत्तर हमारा जो है वो चौथा ऑप्शन होगा। स्कूलों में जो है वो शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। और थोड़ा सा अगर बात करें इसके बारे में तो बच्चों के सामाजिकरण के लिए जो है स्कूल एक महत्वपूर्ण जो है वो संस्था होती है, जहाँ बच्चे जो है वो नए विश्व व समाज के विषय में जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। स्कूल जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में शिक्षा प्रदान करता है, अतः स्कूलों में शिक्षा जो है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को जो है वो प्रतिबिंबित करे। यह बताता है कि शिक्षा जो है वो स्वयं जीवन ही जीवन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास कि उनका विश्वास है कि बच्चे जो है वो नैतिक दर्शन है। दूसरा है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तीसरा है कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। और चौथा है कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसमें जो बात करें तो नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध जो है ये स्थापित करता है। अधिकांश लोग जो है उच्च नैतिकता में विश्वास करते हैं तथा सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार वे अधिकांश कार्य जो है वो नैतिक तर्क के अनुसार करते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है वो संदर्भित करता है। पहला हमारा ऑप्शन है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। दूसरा है कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तीसरा हमारा है कि ऑप्शन उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। और चौथा है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे जो है वो सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं।
तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य जो है वो लगभग स्वयं कर सकते हैं। बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है वो उस संदर्भ को संदर्भित करता है या उस संदर्भ को संदर्भित करता है कि जिसमें बच्चे जो है वो सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं से कर सकते हैं। और इस सिद्धांत को जो है वो सोवियत मनोवैज्ञानिक लीव वाइगोत्स्की द्वारा विकसित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, ऑप्शन है हमारे पास कि समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। दूसरा ऑप्शन है कि स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तीसरा है कि में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। चौथा है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। उभयलिंगी मतलब दो लिंग वाला, इसमें हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में। तो सही उत्तर होगा हमारा 3 कि में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो यहाँ से भी देखिए दो लिंग का आपको समायोजन समझ में आ रहा होगा, पुरुष और स्त्री। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि बच्चे जो है डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन, मीडिया, सामाजिकरण या संस्कृति। उत्तर हमारा सही होगा ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन के अंतर्गत अगर आप बात करें तो ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी जो है मीडिया, सामाजिकरण और संस्कृति के द्वारा जो लिंग भूमिकाएं होती हैं वो ग्रहण होती हैं। परंतु ट्यूशन के अंतर्गत ऐसा नहीं पाया जाता है, सभी जो है वो समान रूप से जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन हमारे पास 4 कि वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। दूसरा है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए जो है वो पक्षपाती हैं। तीसरा है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। और चौथा है कि परीक्षण जो है वो बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो उत्तर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2 कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए जो है वो पक्षपाती होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत जो है वो गार्डनर ने जो है वो दिया था। ऑप्शन है हमारे पास कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, या पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 की बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। बात करें एकाधिक बुद्धिमानी के बारे में या इसके सिद्धांत के बारे में, तो गार्डनर के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जो है वो 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। किसी में 2 या अधिक प्रधान मुख्य प्रतिभा बुद्धि हो सकती है, वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं जो है वो संतुलित रूप से होती हैं। तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कि पहला, बच्चों की प्रकृति को निगरानी करने और उनके सीखने में अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। दूसरा है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तीसरा है कि बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। और चौथा है कि आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की प्रगति या बच्चों को प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में जो है शिक्षक जो होता है वो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग जो है वो कर सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कि ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। दूसरा है कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तीसरा है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। और चौथा है कि यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में जो है वो बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो कौन सा संबंधित नहीं है हमें बताना है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसे जो है वो भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बात करें इसके बारे में, तो भारत में 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार होता है। इसी को हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा अनिवार्य किया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन है ये जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित जो है वो नहीं है। बाकी जो है हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि हमें इसमें नहीं बताना था। तो उत्तर नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि बच्चों में प्रगतिशील के कारण हो सकते हैं। तो बात करें प्रगतिशील के बारे में,
तो क्या हो सकते हैं, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, या एक संसाधन समृद्ध वातावरण, या सफल माता पिता। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, यानी कि बच्चों में जो है वो प्रतिभाशीलता या आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण जो है वो हो सकती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे हैं उनको कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो ऑप्शन है हमारे पास कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, या उनकी भाषा के उपयोग को जो है वो हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो उत्तर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग जो है वो करता है। सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे होते हैं उनको कक्षा के माहौल की जो है वो आवश्यकता होती है, जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को जो है वो महत्व देती है और उनका उपयोग करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन है हमारे पास कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या उनके प्रति जो है वो स्नेही होने के नाते पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है वो उपयुक्त तरीका नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, या अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेशकश, या उनके दैनिक कार्यक्रम में जो है वो शारीरिक गतिविधि का समावेश। ये 4 ऑप्शन है। उत्तर हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि बेचैन होने पर अक्सर उनको फटकार लगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रास्थाई हैं, विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं या सृजनात्मक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सृजनात्मक। अलग अलग सोच वाले पैटर्न का जो बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं, या कह सकते हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के सह संबंधों की परिणति के रूप में ये व्यवहार किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है। ऑप्शन है हमारे पास अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, दूसरा है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, तीसरा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, और चौथा है कि सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों की किसी समस्या का हल करना चाहता है तो इस तरह उसे इस समस्या विशेष को जो है वो हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में जो है चर्चा द्वारा हल निकाला जाता है, या कह सकते हैं शिक्षक को ऐसा करते समय अपनी शब्दावली, विचार आदि के प्रति जो है वो ईमानदार रहना चाहिए। ऐसा ही समस्या सुलझाने में किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना, स्मृति, डर या ध्यान। संवेग की बात करें तो इसमें से उत्तर होगा हमारा 3। डर जो है वो मानवीय भावना का एक मुख्य स्वरूप होता है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा या सुरक्षा में धमकी देने वाले किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो यही हमारे संवेग के अंतर्गत आ जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन 30 हमारा, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा जो है वो दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला हमारा कि बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। दूसरा है कि बच्चे को दुनिया को बहुत सीमित या अनावरण ज्ञान है। तीसरा है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है। और चौथा है कि बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों का जवाब जो है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। एक 3 वर्ष का अगर बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है तो वो ये बताता है कि बच्चे का जवाब जो है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के उसके अनुभव पर जो है वो आधारित होता है। तो इसी के साथ हमारे बाल विकास के सेक्शन के सारे क्वेश्चन 30 जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।